लंदन में जुटे। सबसे बड़ा सवाल था यूक्रेन की रक्षा कैसे की जाए। लेकिन क्या अमेरिका के साथ उनके खुद के रिश्तों का कुछ भविष्य दिख रहा है या नहीं? सवाल तो ये भी है। यूक्रेन की सुरक्षा की चर्चा तो थी ही, लेकिन एक और चर्चा की बुनियाद तैयार हो गई है। क्या यूरोप की सुरक्षा में अमेरिका साथ देगा? आज के शो में इसी मुद्दे पर बात करेंगे। नमस्ते, मेरा नाम उपासना है और आप देख रहे हैं लल्लन टॉप का अंतर्राष्ट्रीय खबरों का रोजाना का कार्यक्रम दुनियादारी, जहां आज चर्चा अमेरिका और यूरोप के रिश्तों की और इस पर भी कि अब रूस यूक्रेन युद्ध का और नेटो जैसे मंच का क्या भविष्य दिख रहा है। Brought to you by Sensodyne K। बस बैक ले आया। SLS पैराफिन और दूध का करंट भी कौन? तो लाइफ का करंट ऑन? कुछ भी। तो ट्राई करके देख ले। Sensodyne K टूथपेस्ट फॉर सेंसिटिव टीथ। 20वीं सदी का 18वां साल 1918। आज की ही तारीख थी 3 मार्च। इस दिन ब्रेस्ट लिटोस्क ट्रीटी साइन की गई। ब्रेस्ट लिटोस्क एक शहर का नाम है। अब ये बेलारूस में पड़ता है, पोलैंड की सरहद के बेहद करीब। ये ट्रीटी रूस और सेंट्रल पावर्स के बीच साइन की गई। सेंट्रल पावर्स यानी जर्मनी, ऑस्ट्रिया, हंगरी, ऑटोमन साम्राज्य और बुल्गारिया। इस ट्रीटी के तहत रूस पहले विश्व युद्ध से पीछे हटा और यूक्रेन की आज़ादी को मान्यता मिली थी। इसी वक्त यूक्रेन ने जर्मनी के साथ एक समझौता किया, अपने नेचुरल रिसोर्सेज साझा किए। बदले में जर्मन सैनिक यूक्रेन की रक्षा के लिए तैनात किए गए, लेकिन ये डील साल भर में ही खत्म हो गई। जर्मन सैनिक वापस लौट आए, रूस अंदर आया और यूक्रेन नाम का मुल्क एक बार फिर से वजूद में नहीं था। आगे चलकर यूक्रेन सोवियत यूनियन का हिस्सा बना। हालांकि इसके 104 साल बाद 2022 में जब यूक्रेन पर रूस हमलावर हुआ, तब जाकर यूक्रेन में यूरोपियन यूनियन यानी EU में शामिल किए जाने की प्रोसेस शुरू हुई। हालांकि इसके 104 साल बाद 2022 में जब यूक्रेन पर रूस हमलावर हुआ, तब जाकर यूक्रेन में यूरोपियन यूनियन में शामिल किए जाने की प्रोसेस शुरू हुई। आधिकारिक तौर पर इसका दरवाजा खुला। अब एक बार फिर यूक्रेन की संप्रभुता पर सवाल उठ खड़े हुए हैं। जवाब में यूरोप के देश लगातार कदम भी उठा रहे हैं। समिट, फोन पर बातचीत, डिफेंस स्पेंडिंग बढ़ाने के वादे, क्या क्या ना हुआ पिछले 1 महीने में। सब कुछ शुरू हुआ 12 फरवरी को। तब से लेकर अब तक का घटनाक्रम देखिए। 12 फरवरी को अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को फोन मिला दिया। जंग खत्म करने का रास्ता तैयार करने पर बात बनी। ये बात कब होगी, कैसे होगी, कौन कौन शामिल होगा, किसी को साफ साफ खबर नहीं थी। जब रूस और अमेरिका की मिली भगत पर से धुंध छटी तो पता चला कि यूक्रेन इस बातचीत में शामिल नहीं होगा। जब यूक्रेन ही शामिल नहीं था तो यूरोप की भागीदारी की बात तो बहुत दूर छूट गई। ये सब देखते हुए आनन फानन में यूरोप के देशों ने 17 फरवरी को इमरजेंसी समिट बुलाई। लेकिन 18 फरवरी को तयशुदा दिन पर सऊदी अरब में रूस और अमेरिका के विदेश मंत्रियों की मुलाकात हुई। जंग खत्म करने पर बात शुरू हो गई। यूक्रेन, यूरोप को इसमें भी बुलावा नहीं मिला। 18 फरवरी को ही ट्रंप बोले कि यूक्रेन को अपने 50% नेचुरल रिसोर्सेज अमेरिका के हवाले कर देने चाहिए, क्योंकि हमने उनकी मदद के लिए अरबों डॉलर दिए हैं। इसी दिन ट्रंप बोले यूक्रेन को यह जंग शुरू ही नहीं करनी चाहिए थी। वो 3 साल में कभी भी समझौता कर सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। 19 फरवरी को ट्रंप ने ज़ेलेंस्की को दानाशाह कहा। बोले कि वो अपने देश में चुनाव नहीं होने दे रहे ताकि सत्ता में बने रहें। 24 फरवरी को ज़ेलेंस्की ने कहा कि वो नेटो सदस्यता के बदले राष्ट्रपति की कुर्सी छोड़ने को तैयार हैं। 21 फरवरी को ट्रंप ने कहा, मेरी पुतिन से अच्छी बातचीत हुई है, लेकिन यूक्रेन से उतनी अच्छी बातचीत नहीं हुई। मेरी पुतिन से बातचीत सफल रही है, लेकिन यूक्रेन से बातचीत उतनी कामयाब नहीं रही। उनके पास ज्यादा विकल्प नहीं है, फिर भी वो अपनी शर्तों पर अड़े हुए हैं। लेकिन हम ऐसे नहीं चलने देंगे। ये वॉर गंभीर है। अगर मैं राष्ट्रपति होता तो ये कभी नहीं होती। मगर अब हो चुकी है, इसलिए मेरे साथ पूरी दुनिया भी इसमें उलझी हुई है। 26 फरवरी को इमैनुअल मैक्रो अमेरिका पहुंचे। इस दौरान उन्होंने ट्रंप से यूक्रेन जंग खत्म करने पर चर्चा की। इस दौरान भी ट्रंप ने मिनरल्स डील की चर्चा की। अगले ही दिन यानी 27 फरवरी को ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर अमेरिका पहुंचे। ब्रिटेन अमेरिका के बीच व्यापारिक समझौते के इतर उन्होंने भी ट्रंप के साथ यूक्रेन पीस डील की बात की। यहाँ ट्रंप मैक्रो और स्टारमर से मिल रहे थे, तो वहाँ अमेरिका रूस से दोस्ती के कसीदे पढ़ रहा था। 25 फरवरी को उसने यूएन में रूस का समर्थन किया। फिर 27 फरवरी को दोनों देशों के अधिकारी तुर्की में मिले। वहां दोनों देशों ने रिश्ते सामान्य करने पर तफसील से बात की। फिर आई 28 फरवरी की तारीख। महीने का आखिरी दिन
इस दिन यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की अमेरिका पहुंचे। ट्रंप से मुलाकात हुई। दोनों देश मिनरल्स डील पर साइन करने वाले थे, लेकिन समझौतों पर साइन होने की जगह क्या हुआ, ये आप सब ने देखा। God bless. You don't know that. God bless. You don't God know bless. that. You will not you have gotta- a war. Don't tell us what we're going to feel. We're trying to solve a problem. Don't tell us what we're going to feel. I'm not telling you. Because I'm you're in no answering on this position to question. dictate that. That's Remember exactly what this. you're doing. I'm not You're dictating. in no position to dictate what we're going to feel. You We're will- going to feel very you will good. feel influenced. We're going to feel I'm- very I'm good and telling very you, strong. You will feel influenced. You're right now not in a very good position. You've allowed From the yourself very- to be in a from very the bad very position, beginning and of he the happens war. to be right about From the it. very beginning of the war. You're not Mr. in a good Brown, position. I was You don't have the saying- cards right now. With us, you start I'm having not playing cards. cards. But right now, you I'm don't. very You're playing serious, cards. Mr. President. You're I'm playing very cards. serious. You're gambling I'm the with the president lives in of war. millions of people. You think- You're gambling with World War What do you- III. what do you You're think about? gambling with What do you World think War about? III. And what you're doing is very disrespectful to the country, this country. I'm That's with all backed respect to you your far country. more than a lot of people said very they respect. should have. Have you said thank you once? इसके बाद क्या हुआ? ज़ेलेंस्की व्हाइट हाउस से बाहर आए। रिपोर्ट्स ये भी कहती हैं कि उन्हें निकाला गया। इसके बाद ट्रंप ने ट्रुथ सोशल पर पोस्ट किया, लिखा, ज़ेलेंस्की शांति नहीं चाहते, जब उन्हें पीस चाहिए हो तब वो वापस आ सकते हैं। एक के बाद एक यूरोप के देशों की ओर से यूक्रेन के पक्ष में स्टेटमेंट्स आने शुरू हुए। सबने कहा, वी स्टैंड विद यूक्रेन। ब्रिटिश पीएम कीर स्टार्मर ने तुरंत ट्रंप और ज़ेलेंस्की से फ़ोन पर बात की। न्यूयॉर्क टाइम्स ने एक ब्रिटिश अधिकारी का हवाला देते हुए दिलचस्प बात लिखी है। इस रिपोर्ट के मुताबिक स्टार्मर ने प्रस्ताव रखा कि ज़ेलेंस्की व्हाइट हाउस वापस जाएं और दोनों लीडर्स के बीच सुलह कराई जाए, लेकिन दोनों में से कोई भी इसके लिए तैयार ना हुआ। तर्क ये कि पहले आग थोड़ी ठंडी हो जाने देते हैं। इसके तुरंत बाद ज़ेलेंस्की लंदन पहुंचे, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टार्मर से मिले। अगले दिन 3 मार्च को कीर स्टार्मर के बुलावे पर 18 यूरोपियन देशों के लीडर्स लंदन पहुंचे। कुछ अहम नाम देखिए, फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों, जर्मनी के चांसलर ओलाफ शुल्ज, इटली के प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी, कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो और ईयू प्रमुख उर्सुला वान डर लियन, नेटो सेक्रेटरी जनरल मार्क रूटा। इस समिट में यूक्रेन के मसले पर बातचीत हुई, फैसले लिए गए, पीस प्लान बना। ब्रिटिश पीएम कीर स्टार्मर ने कहा, हम इतिहास के एक अहम मोड़ पर खड़े हैं, अब यूरोप को हेवी लिफ्टिंग करनी होगी, यानी ज़्यादातर भार उठाना होगा। ब्रिटेन और फ्रांस बाकी यूरोपियन देशों के साथ मिलकर अपना एक पीस प्लान बनाएंगे। Europe must do the heavy lifting. यूरोपीय महाद्वीप में शांति बनाए रखने के लिए यूरोप को बड़ी जिम्मेदारी खुद उठानी होगी, लेकिन अमेरिका के मजबूत समर्थन के बगैर ये मुश्किल होगा। Strong US backing. लेकिन इस एकता और एकजुटता के आडंबर के पीछे एक सत्य था जो हावी था। कीर स्टार्मर ने कहा, हमें इन सब के लिए अमेरिका के साथ की जरूरत होगी। लेकिन क्या है यूरोप के पीस प्लान में? साफ तौर पर इसे पेश तो नहीं किया गया है, लेकिन कीर स्टार्मर ने 4 पॉइंट्स बताए हैं। पहला, ये सुनिश्चित करना कि यूक्रेन तक सैन्य मदद पहुंचती रहे और रूस पर आर्थिक दबाव बनाए जाएं। आप जानते हैं ये दबाव सैंक्शंस लगाकर बनाया जा सकता है। दूसरा, शांति का कोई भी प्रस्ताव यूक्रेन की संप्रभुता और सुरक्षा को ताक पर रखकर ना पेश किया जाए और इसे लेकर हर एक बातचीत में यूक्रेन की भी हिस्सेदारी हो। तीसरा, पीस डील के लागू होने के बाद भविष्य में किसी भी हमले से निपटने के लिए यूक्रेन के डिफेंस को मजबूत करना। Президент Трамп хоче закінчити війну, і він може. राष्ट्रपति ट्रंप युद्ध खत्म करना चाहते हैं और वो ऐसा बिल्कुल कर सकते हैं यूरोप की मदद से और यूरोप के साथ मिलकर, लेकिन ये सबके लिए एक हार की तरह होगा अगर यूक्रेन पर सुरक्षा की गारंटी के बगैर सीज फायर समझौता थोपा जाता है। मुमकिन है कि रूस फिर से हमला करे और हम भी जवाबी हमला करें। ये सब कैसा लगेगा? Через тиждень русські вб'ють нас. चौथा, एक कोएलिशन ऑफ द विलिंग की स्थापना, यानी यूक्रेन की सुरक्षा करने के लिए इच्छुक देशों का एक गठबंधन बनाना। हालांकि अभी ये बिल्कुल साफ नहीं है कि इस गठबंधन में कौन कौन शामिल होगा। इसके अलावा ब्रिटेन और फ्रांस यूक्रेन में अपने सैनिक भेजने को तैयार हैं। इसके अलावा ब्रिटेन ने यूक्रेन को सैन्य उपकरण खरीदने के लिए करीबन 24,000 करोड़ का लोन दिया है। अब अमेरिका और यूरोप के रिश्तों पर आते हैं। फरवरी के महीने में अमेरिका ने यूरोप के देशों पर सीधा वार करना शुरू किया। सबसे पहले उनके लोकतंत्र पर सवाल उठाया, ईयू के देशों पर टैरिफ लगाने की धमकी दी, फिर यूएन में उनके खिलाफ वोट किया। 2 मार्च को एलन मस्क ने एक्स पर एक पोस्ट किया, लिखा, मैं सहमत हूं कि अमेरिका को नेटो और यूनाइटेड नेशन से बाहर निकल जाना चाहिए।
EU 27 देशों का संगठन है। इन देशों की सरकारें आपस में मिलकर काम करती हैं। ये एक राजनीतिक और आर्थिक मंच है, जबकि नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन यानी नेटो एक मिलिट्री अलायंस है, यानी एक सैन्य संगठन। नेटो की स्थापना 1949 में हुई। मकसद था सोवियत संघ के विस्तार को रोकना। कुल सदस्य हैं 32, EU के 27 और नेटो के 32 सदस्य देशों में से 23 सदस्य कॉमन हैं, यानी EU के ज्यादातर देशों को सुरक्षा की गारंटी मिलती है नेटो से। लेकिन नेटो एक साझा सैन्य संगठन तो है, लेकिन इसकी खुद की कोई सेना है नहीं। सदस्य देशों की सेनाओं को जोड़कर नेटो की शक्ति को आंका जाता है। इसमें सबसे बड़ा योगदान अमेरिका का है। कैसे? अमेरिका ना सिर्फ नेटो देशों में बल्कि पूरी दुनिया में सेना पर सबसे ज्यादा खर्च करने वाला देश है। नेटो की सुरक्षा गारंटी उसके आर्टिकल 5 से निकल कर आती है। इसके तहत किसी एक सदस्य देश पर हमला समूचे संगठन पर हमला माना जाएगा, इसलिए उसकी रक्षा में सभी सदस्यों को अपनी सेना उतारनी पड़ेगी। यानी जब सुरक्षा की बात आती है तब EU के लिए अमेरिका की मदद अहम है। अब कुछ एक बातें ट्रंप और अमेरिका के उपराष्ट्रपति JD वैंस की मुंह ज़बानी भी सुनिए। 14 फरवरी को म्यूनिक सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस में JD वैंस ने कहा, सबसे बड़ा खतरा रूस या चीन से नहीं बल्कि यूरोप के भीतर से ही आ रहा है। यूरोप को लेकर मेरी सबसे बड़ी चिंता रूस, चीन या कोई बाहरी ताकत नहीं है। असल में मेरी चिंता भीतर से उठते खतरे से जुड़ी है। यूरोप खुद ही अपने बुनियादी मूल्यों से पीछे हट चुका है। मैं उन यूरोपीय मूल्यों की बात कर रहा हूं जो वह अमेरिका के साथ साझा करता है। 40 से ज्यादा उम्र हो गई है तो जल्द से जल्द इंग्लिश स्पीकिंग पे काम शुरू कर दो। इंग्लिश स्पीकिंग की आपकी सारी प्रॉब्लम। इसी दिन JD वैंस बोले, नेटो देशों को डिफेंस स्पेंडिंग बढ़ानी चाहिए। मेरा मानना है कि साझा गठबंधन में होने के नाते यूरोप आगे आए और अपनी जिम्मेदारी निभाए, ताकि अमेरिका उन इलाकों पर ध्यान दे जो सच में बड़े खतरे में है। 26 फरवरी को ट्रंप ने कहा, EU का गठन ही अमेरिका के लिए मुश्किल पैदा करने के लिए हुआ था। EU ने हमारा गलत फायदा उठाया है। उन्होंने हमारी गाड़ियों पर रोक लगाई है, वो हमारे कृषि उत्पाद भी नहीं खरीदते और इसके लिए वे अपनी डिफेंस में अलग अलग किस्म के बहाने बनाते रहते हैं। EU का गठन अमेरिका को नुकसान पहुंचाने के लिए ही हुआ है। सच्चाई तो ये है कि EU का मकसद अमेरिका को ठगना है और वे अब तक इसमें कामयाब भी हुए हैं। लेकिन हालात बदलने वाले हैं। अब मैं राष्ट्रपति हूँ। लेकिन अब ट्रंप नेटो को लेकर अपना रुख बदल रहे हैं। 13 फरवरी को ट्रंप के पिछली सरकार के NSA जॉन बोल्टन ने कहा कि बहुत ज़्यादा संभावना है कि ट्रंप इस कार्यकाल में नेटो से बाहर निकल सकते हैं। ट्रंप का आरोप है कि सदस्य देश इस पर कम खर्च कर रहे हैं, जबकि अमेरिका इसमें हद से ज़्यादा पैसा बहा रहा है। 2006 में हुए एक समझौते के अनुसार नेटो के हर सदस्य को अपनी GDP का 2% डिफेंस पर खर्च करना होता है, ताकि संगठन की सैन्य ताकत मजबूत रहे। लेकिन अभी तक सिर्फ 23 देश इस टारगेट को पूरा करते हैं। 2023 तक सिर्फ 10 देश ऐसा करते थे। 2014 तक तो इनकी संख्या महज 3 थी। अब ट्रंप का कहना है कि इन देशों को 2 नहीं बल्कि 5% खर्च करना चाहिए। 2018 की नेटो समिट में डोनाल्ड ट्रंप ने नेटो से बाहर जाने के भी संकेत दिए थे। उनकी मांग थी कि बाकी सदस्य भी डिफेंस स्पेंडिंग टारगेट को पूरा करें। फरवरी 2024 की एक रैली में ट्रंप ने ये तक कह दिया कि अगर नेटो देशों ने अपनी डिफेंस खर्च को नहीं बढ़ाया तो वो रूस को नेटो देशों पर हमला करने को उकसाएंगे और उन देशों को बचाने नहीं आएंगे जो अपना टारगेट पूरा नहीं करते। अब चलते हैं एक्सपर्ट कॉर्नर की तरफ। हमने जानकार से पूछा, यूरोप के देश यूक्रेन की सुरक्षा को लेकर इतनी त्वरित प्रतिक्रिया क्यों दे रहे हैं? उनकी एकजुटता के पीछे मकसद क्या है? जो थियरी है यूरोप की कि अगर यूक्रेन सरेंडर हो जाता है पूरी तरह से रशिया को, तो रशिया विल नॉट स्टॉप विथ यूक्रेन, वो नेक्स्ट पोलैंड को लेगा उसके बाद। तो अगर आप जो आज देखते हैं जो लैंड एरिया है यूरोप का, उसका 47% वेस्टर्न यूरोप है, 53% के करीब ईस्टर्न यूरोप है। और ये सारा का सारा ईस्टर्न यूरोप वार्सो पैक्ट में सोवियत यूनियन के अंडर था। तो इनको डर है ख़ास तौर से जो बाल्टिक स्टेट्स है, जैसा लिथुआनिया, एस्टोनिया, फिर पोलैंड और मोल्डोवा, ये सब डरे हुए हैं कि वापस रशिया सोवियत यूनियन पैदा करने की कोशिश ना करें। बर्जिंस्की नाम के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र हुआ करते थे अमेरिका में। उनका कहना था कि विदाउट यूक्रेन रशिया इज नॉट एन एम्पायर। और नेटो की जब उत्पत्ति हुई थी तो उसका कारण भी यही था कि सबको सोवियत संघ से डर था। तो अब वैसी ही स्थिति बन गई है जो शीत युद्ध के समय थी। और शीत युद्ध के इमीडिएटली बाद तो वैसी कोई स्थिति नहीं थी, क्योंकि रूस
वेस्ट का दोस्त था। रूस ने G7+1 बना के G8 भी बन गया था। तो हर यूरोपियन स्टेट का वो एक एंजाइटी वाला रिएक्शन है। पिछले 80 साल में अगर आप देखेंगे तो आप पाएंगे कि यूरोप और अमेरिका में कोई अंतर नहीं रहा है, न उनके मूल्यों में, न उनके सिद्धांतों में, न ही उनके एंड्स में। तो जितना भी अगर आप जिस